हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस सर फिजिक्स इज कंसेप्ट ऑफ द वीडियो। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अपवर्तन, जिसके तहत हम ये जो की पॉइंट नोट किए हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि डेफिनेशन, यानी कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस अपवर्तन के कितने नियम हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपवर्तन के दौरान या रिफ्रैक्शन के दौरान जिसमें चेंजेस आता है, और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी है जो रिफ्रैक्शन के दौरान है वो नो चेंज रहती है। तो उसके बारे में कौन कौन सी वो क्वांटिटी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा पॉइंट है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। उसके बाद में हमारा टॉपिक होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे, यानी कि प्रकाश की जो रे है वो किस केस के अंदर है वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है और किस केस के अंदर है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि एपरेंट डिप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट, यानी कि ये पॉइंट क्या, इस हेडिंग के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई एक पानी से या लिक्विड से कोई बाल्टी भरी हुई है और उसके नीचे एक सिक्का रखा जाता है, तो हम जब एयर से उसको अगर देखते हैं तो वो सिक्का हमें कुछ ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। तो उस बाल्टी के ऊपरी शीर्ष से वो सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ है उस चीज़ को बोलते हैं एपरेंट डिप्थ, और उस बाल्टी के पेंडे से वो कितना ऊपर हमें नज़र आएगा उस चीज़ को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो इन दोनों का डेरिवेशन फॉर्मूला है वो हम प्राप्त करेंगे। और लास्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा लैटरल शिफ्ट, यानी ग्लास स्लैब से हम प्रकाश का, लाइट का क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे। उस दौरान है वो उसके दो पृष्ठ बन जाएंगे। एक फर्स्ट वाले पृष्ठ पर है वो रे है वो एयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी और फिर वापस डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी। उस दौरान उसकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्गत रे, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। और अपने बोर्ड के अंदर है जो माइनर एक्सपेरिमेंट करके एक अपने कोर्स में है, इसलिए वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसलिए यहीं से अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट करके। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है कि डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से देखिए इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। यहाँ देखिए ये कोई है सरफेस है जिसको मैंने बोला रिफ्रैक्टिव सरफेस, और उस पर यह है नॉर्मल। ये मीडियम μ1 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये अनोदर मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। एक रे इस मीडियम से इस रिफ्रैक्टिव सरफेस पे आकर के नॉर्मल के साथ में आई इंसिडेंट एंगल बनाती हुई स्ट्राइक किया। अब ये रे है किसी अनोदर दूसरे मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है उसके अंदर चली जाती है, तो दिस टाइप्स फिनोमिना इज नॉन रिफ्रैक्शन। अब बच्चों ये जो रे है वो एक्चुअली में रे जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, किंतु ये चली जाती है इस डायरेक्शन के अंदर। ऐसा क्यों? पहले ही बता चुका हूं कि न्यूटन की जो कर्पस्कुलर थ्योरी थी उसमें इस बात की हमने जानकारी जुटाई थी। वो ये थी कि इस मीडियम से इस मीडियम कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, चेंजेस होता है। या तो इस मीडियम के अंदर पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे, या फिर है वो अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो इस मीडियम की कंपैरिजन में इस मीडियम के अंदर है पार्टिकल बहुत क्लोज होने की वजह से इस रे के नीचे इस साइड के अंदर है वो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो रे है वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो यहाँ बात आती है कि ये रे किस केस के अंदर है वो नॉर्मल की तरफ आएगी और किस कंडीशन के अंदर है वो नॉर्मल से वो दूर चली जाएगी। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रे कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जाती है। तो यहाँ पे रे है वो उसके दो पार्ट है कि वो रे यहाँ पर भी जा सकती है और इससे नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। ये है वो, इसके बारे में एक
हम बात करेंगे इस हेडिंग के अंदर की बेंडिंग ऑफ लाइट रे, इसके अंदर बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो रे है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव रे। इंसिडेंट एंगल का इसको बोलेंगे नॉर्मल। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्रैक्टिव रे है उसका नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी बोले तो, किसी मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, वहां से ट्रेवल करती हुई कोई लाइट रिफ्रैक्टिव सरफेस पर स्ट्राइक करके किसी अनोदर मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है उसमें चली जाती है, तो दिस टाइप्स फिनोमिना इज नॉन रिफ्रैक्शन। यानी इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन के बच्चों दो लॉ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो लॉ है वो सेम टू सेम किसका? जो हमने पहले डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन का, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो फर्स्ट वो बोलता कि इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव रे, और थर्ड है नॉर्मल। ये तीनों है वो किस में होते हैं? सेम प्लेन में। वहां पे क्या था? रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हैं वो सेम प्लेन में थे। आज यहाँ पे रिफ्लेक्टिव रे की जगह रिफ्रैक्टिव रे हो जाएगी, और ये तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में। और दूसरा जो लॉ है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। इसी को बच्चा पार्टी बोला जाता है शनेल्स लॉ। इसको कैसे पढ़ेंगे कि मीडियम फर्स्ट के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट एंगल की ज्या का जो प्रोडक्ट है वो मीडियम 2 के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टेड एंगल की ज्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वापिस एक बार बोल रहा हूं कि मीडियम फर्स्ट के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट एंगल की ज्या का जो प्रोडक्ट है वो मीडियम 2 के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टेड एंगल की ज्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो इस बेस पे सोल्व होने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए बच्चों, ये डेफिनेशन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट जो बच्चा पार्टी हमारा जो हेडिंग है कि चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बने हुए कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्शन के दौरान चेंज रहती है और कौन सी है वो फिजिकल क्वांटिटी रिफ्रैक्शन के दौरान है वो नो चेंज रहती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी मेनली फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, उसके बाद में वेवलेंथ, उसके बाद में वेलोसिटी, उसके बाद में स्पीड, उसके बाद में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, स्पीड और एम्पलीट्यूड। यहां से देखिए बच्चा पार्टी, चाहे रिफ्रैक्शन हो या फिर रिफ्लेक्शन हो,
फ्रीक्वेंसी ऑलवेज नो चेंज रहती है। ये जिस सोर्स से लाइट प्रोड्यूस होती है वहीं से इसकी फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स हो जाती है, उसको किसी मीडियम के चेंज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की जो घटना है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज चेंज नहीं रहती है, सो नो चेंज। उसके बारे में इंटेंसिटी, ये जो होती है इसको आई से रिप्रेजेंट, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करता है। बच्चा पार्टी इंटेंसिटी चाहे रिफ्रैक्शन हो या फिर रिफ्लेक्शन हो, इंटेंसिटी ऑलवेज क्या रहती है, चेंज। उसके बाद में वेवलेंथ, तो ऑलरेडी पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। जैसे ही म्यू चेंज हो जाएगा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज। तो इस रिफ्रैक्शन की जो घटना है उसके दौरान मीडियम चेंज होता है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे का। सो यहाँ से लैम्डा चेंज बिकॉज म्यू चेंज, तो यहाँ से वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज। नेक्स्ट है वेलोसिटी, तो मीडियम चेंज, तो वैसे जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहां से आ गया चेंज। देन आफ्टर स्पीड, वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और स्पीड है वो क्या हो जाएगी, चेंज, मीडियम चेंज, इसलिए स्पीड है वो क्या हो जाएगी, चेंज। उसके बाद में एम्पलीट्यूड, तो बच्चों इस इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में एक रिलेशन होता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो इफ इंटेंसिटी चेंज देन एम्पलीट्यूड विल बी ऑलवेज चेंज। सो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ से देखिए, इस वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को वी से रिप्रेजेंट, और एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए या स्मॉल ए भी आप लिख सकते हो, से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार छोटे छोटे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो रिफ्रैक्शन के दौरान है वो नो चेंज रहेगी, उसके अंदर है वो एक ऑप्शन फ्रीक्वेंसी का होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है याद करने का कि बाकी सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज होती है विथआउट वन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्शन के दौरान क्या रहती है, नो चेंज। बाकी सारी की सारी क्वांटिटी कैसी रहती है, चेंज रहती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। यहां पे सी है वो फ्री मीडियम, फ्री स्पेस में वेलोसिटी है, लिख देता हूं मैं। एंड यार वी जो है वो है स्पीड इन मीडियम, वेलोसिटी बोलो, यस। तो यहां से जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो ऑलवेज होता है कि फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी या स्पीड और किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है, इन दोनों का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करता है।
हिंदी में बोलूं तो निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग का जो रेशियो है उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बेस पे मुझे क्वेश्चन ले लेता हूं। ये देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इफ म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर then speed of light in water बराबर क्वेश्चन मार्क here mu is equal to 4/3। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। mu is refractive index of water देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि वाटर का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और वाटर के अंदर है वो लाइट की स्पीड पूछी जा रही है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये जो म्यू है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या है v। सो यार म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से आ गया 4/3। सी ऑलवेज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में v। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 4v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 8, तो यार v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4। सो 2.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो v इज इक्वल टू क्या यार 2.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चा पार्टी ये मिल गया वाटर के अंदर लाइट की स्पीड। तो अपन इस फॉर्मूले से किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो उस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी या स्पीड अपन निकाल सकते हैं। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझिए। यहां देखिए ये मीडियम μ1 और इसके अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वह v1 है। ये है नॉर्मल है और ये जो मीडियम है दूसरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी μ2 है। अब यहां से कोई लाइट आई और यही मान लेते साथ कि μ1 लेस देन μ2, यानी कि लाइट है वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इस केस के अंदर है वो नॉर्मल की क्या हो जाएगी, क्लोज आ जाएगी। ये इंसिडेंट एंगल I और ये रिफ्रैक्टेड एंगल R। तो बच्चा पार्टी इस लाइट के μ1 मीडियम से μ2 मीडियम में जाने पर मीडियम 2 का 1 के रिलेटिव जो इंडेक्स होता है उसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम 2 का 1 के रिलेटिव, इसको लिखा जाता है μ21। समझना, μ21 इसको पढ़ा जाएगा कि 2 का 1 के रिलेटिव इज इक्वल टू होता है μ21
इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई रे मीडियम μ1 से μ2 में अगर जाती है तो मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको कैसे लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इसको पढ़ना आना चाहिए। इसको पढ़ा जाता है कि 2 का 1 के रिलेटिव इज इक्वल टू 2 1। इसको भी पढ़ा जाता है 2 का 1 के रिलेटिव इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब हमें क्या मिलेगा? 2 का 1 के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं मैं कि अगर कोई लाइट वाटर से एयर में जा रही है, वाटर टू एयर, देन अगर आपको म्यू ए डब्ल्यू और एक है म्यू डब्ल्यू ए, अब इसको पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एयर का वाटर के रिलेटिव और इसका मतलब हुआ वाटर का एयर के रिलेटिव, और ये चीज़ बन जाएगी म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, और ये जो चीज़ है वो बन जाएगी म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। अब ये निकला कि एयर का वाटर के रिलेटिव और यहाँ पर बना वाटर का एयर के रिलेटिव। अब मेरे हिसाब से आ गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है कि इफ म्यू W is equal to 4/3 and mu G is equal to 3/2, then mu GA is equal to question mark। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है और पूछा जा रहा है म्यू जी है। अब इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। हमें जो फाइंड आउट करना है वो है म्यू जी ए। अब इसका मतलब ग्लास का एयर के रिलेटिव, सो इसको मैं लिखूंगा म्यू जी ए, और ये चीज बन जाएगी म्यू जी अपॉन म्यू ए। अब यहां से म्यू जी 3/2 एंड म्यू, सॉरी यहां से ए नहीं है, डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे है डब्ल्यू या जी, यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू। सो 3/2 अपॉन आ जाएगा 4/3। फाइनली 3/2 इंटू 3/4 कैंसल आउट, सॉरी 3 ऊपर 4 नीचे, तो 9/8। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली डेफिनेशन क्या हुई कि कोई लाइट किसी मीडियम μ1 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है से किसी अनोदर मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, ट्रेवल करते हुए जाती है, तो उस केस के अंदर मीडियम 2 का मीडियम 1 के जो रिलेटिव इंडेक्स होता है उसी को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब यहाँ बच्चों बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। अगर मैं
शनेल के लॉ को यूज करूं तो यहाँ से मिलेगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। इसके अंदर अपन दो केस लेते हैं। केस नंबर पहला, इफ लाइट passes from rarer to denser medium। यहाँ देखिए ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये इस पर नॉर्मल है, ये कोई रे आई, ये जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, ये एंगल आई और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब यहाँ पे कि लाइट पासेस फ्रॉम रेरर टू डेंसर, यानी कि इसका जो ये है रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, सो μ1 लेस देन μ2। उसी केस के अंदर तो ये बन जाएगा डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा रेरर मीडियम। अब ये पता नहीं कि रे है वो इस नॉर्मल के क्लोज आएगी या रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये आई है, या तो आर ये हो सकता है और या फिर आर ये हो सकता है, ये देखना है। तो अगर मैं सनेल का नियम यूज करूं तो यहाँ से देखिए सनेल लॉ से μ1 और 1 है वो क्या बन जाएगा, रेरर मीडियम है, सो μr, और μ2 है वो डेंसर मीडियम है, सो μd। तो यहाँ से हो जाएगा μ1, तो μ1 क्या है, μr sin I इज इक्वल टू μ2, और यार μ2 इज इक्वल टू μd sin R। यहाँ से μr अपॉन μd इज इक्वल टू sin R अपॉन sin I। अब यहाँ से बच्चों देखो μr और μd है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, μr छोटा है और μd है वो बड़ा है, तो यहाँ से हो जाएगा μd ग्रेटर देन μr। और इस केस के अंदर अगर μr से बड़ा है तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, sin I ऑलवेज ग्रेटर sin R। इन दोनों का, ये दोनों का जो रेशियो वो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। और हम जानते हैं कि साइन के अंदर जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 90 डिग्री तक, वैसे वैसे साइन वैल्यू भी बढ़ती है। तो μd इफ μr से अगर ग्रेटर है तो साइन I भी साइन R से क्या होगा, बड़ा। और साइन I ग्रेटर देन साइन R, इसका मतलब I ग्रेटर देन R। अब यहां से देखिए, अब ये फाइनली हो गया कि I है वो इस R की कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा। ये कब पॉसिबल है, ये उस कंडीशन में पॉसिबल है जब लाइट है वो क्या आ जाएगी, नॉर्मल के क्लोज आ जाएगी। सो ये हो गया करेक्ट और ये हो गया रॉन्ग। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बात फिक्स होगी, कभी भी लाइट है वो अगर रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तो उस केस के अंदर लाइट है वो नॉर्मल के क्लोज आएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड केस हम लेते हैं, इसको नोट करिए। अब बच्चा पार्टी केस लेते हैं सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा केस नंबर 2, इफ लाइट passes from
डेंसर टू रेरर मीडियम। यहाँ देखिए एक लाइट है, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये नॉर्मल। लाइट जो है वो डेंसर टू और रेरर मीडियम में आ रही है। ये मीडियम है μ1 और वो डेंसर मीडियम है μd, और ये है μ2 और ये है μr। इंसिडेंट रे, सो ये इंसिडेंट एंगल I। अब ये रे जो नियमानुसार जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, बट टू पॉसिबिलिटी, ये जो रे है वो इस नॉर्मल के क्लोज भी आ सकती है और नॉर्मल से दूर भी चली जाती है, जा सकती है। आर ये भी हो सकता है और आर है वो ये भी हो सकता है। अब ये अपन को देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। एक बार वापस में अगर शनेल का लो लगाऊं तो शनेल्स लॉ से μ1, यार μ1 इज इक्वल टू μd साइन I इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μr साइन R। यहाँ से μd अपॉन μr इज इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, μd है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा क्योंकि डेंसर मीडियम है। सो μd ग्रेटर देन μr। सो इन दोनों का जो रेशियो वो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन R ग्रेटर देन साइन I। अब यहाँ साइन R अगर साइन I से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि R ग्रेटर देन I। कब? जब लाइट है वो पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेरर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल की कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। ये इस केस के अंदर अगर क्लोज आ गई तो वो क्या हो जाएगा, आर है वो आई की कंपैरिजन में क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। बट ये आर आई की कंपैरिजन बड़ा है। सो इस केस के अंदर जो लाइट है वो नॉर्मल से और यानी दूर जाएगी। इसका मतलब ये करेक्ट होगा और ये नो पॉसिबल। अब आज के बाद में ये बात भी फिक्स हो गई कि कभी भी लाइट है वो डेंसर मीडियम से अगर रेरर मीडियम में जाती है तो वो लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के केस में ऑलवेज नॉर्मल से दूर चली जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो हमारी हेडिंग है, नोट करिए, उसके बाद में जो हमारी हेडिंग है वो है एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। अभी तक बच्चों जो पढ़ा था वो बड़ा सिंपल था। अब ये तो जो हेडिंग है वो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। यहां देखिए, ये वो पानी का पात्र है। यहां पे इसके पेंदे पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहां से कोई पर्सन है वो देख रहा है इसको। अब यहां से देखने पर एक्चुअली में इस जो पात्र की जो मोटाई है उसको मैं ले लेता हूं d
ए का मतलब एक्चुअल वैल्यू, इसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्चुअल वैल्यू इस सरफेस से। अब यहाँ से एक जो रे है वो यहाँ जाएगी, अब यहाँ से ये डेंसर मीडियम है, वाटर है अंदर, सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, और ये एयर है इसलिए इसको मैंने ले लिया म्यू आर रेयर मीडियम। अब नियमानुसार ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, किंतु अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लाइट के डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के केस में वो लाइट है वो नॉर्मल से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है, इसलिए इस डायरेक्शन में चली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस डायरेक्शन में चली जाती है। अब बच्चा पार्टी अगर इस रे को अगर पीछे की ओर अगर बढ़ाया जाए, इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस ऑब्जेक्ट को लग रहा है, सॉरी उस पर्सन को लग रहा है कि लाइट जो है वो इस पॉइंट से आ रही है और ऑब्जेक्ट उसको यहां नजर आता है। इस केस के अंदर ये जो जहां पे नजर आ रहा है उसकी सरफेस से जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, तो ए डी, कैपिटल डी ए डी, इसी को बोला जाता है एपेरेंट डेप्थ। डी से मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल डी ए डी, और इसी की इस नॉर्मल इसके जो लास्ट वाला जो सरफेस है जहाँ पे एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट पड़ा है वहाँ से जहाँ पे नज़र आएगा इन दोनों के बीच की जो हियर डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है नॉर्मल सेप्ट। इसको लिखेंगे डी एन एस। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका और इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट है वो जा रही है, इसलिए ये जो एंगल है वो हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल है वो बन जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल आर। इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए, ये एंगल अगर आई है सो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या बन जाएगा आई, बिकॉज ये जो रे है ये और ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, और इन दोनों के बीच में ये जेड आकृति बन रही है, और ये कैसे एंगल बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये आई तो ये भी हो जाएगा आई, और ये एंगल टोटल कितना बन गया आर, सो ये एंगल भी क्या बन जाएगा आर। इस पॉइंट की मैं यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ स्मॉल p। इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं a, इस पॉइंट का नाम देता हूँ b, ये हो गया c और ये हो गया d। अब बच्चा देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर बच्चा देखिए, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल बड़े वाला ट्राइंगल देखो ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में यहाँ से मैं टेन थीटा यूज करूँ तो टेन आई इज इक्वल टू
हो जाएगा नॉर्मल क्या P और अपॉन में हो जाएगा BD, और यार BD DA एक्चुअल डिस्टेंस है तो DA। और बच्चा पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एंगल बिल्कुल छोटा है तो टेन थीटा को मैं थीटा और उसी को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस केस के अंदर थीटा वेरी स्मॉल होता है उस सिचुएशन में टेन थीटा को मैं थीटा या साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं टेन आई को मैं लिख दूंगा साइन आई, तो यहाँ से मिल गया साइन आई इज इक्वल टू पी अपॉन डी ए। यार डी है वो एक्चुअल डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की इस सरफेस से। ये हो गया समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बच्चों की छोटे वाले ट्राइंगल की अगर बात करूं तो यहाँ से हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ से अगर मैं टेन आर यूज करूं तो टेन आर इज इक्वल टू अगेन पी अपॉन हो जाएगा बी सी, और बी सी यहाँ क्या है डी स्मॉल ए डी। अगेन थीटा अगर छोटा है एंगल उस सिचुएशन में टेन थीटा को मैं साइन थीटा, सो यहाँ से आ जाएगा साइन आर। अगेन साइन आर इज इक्वल टू पी अपॉन कैपिटल डी ए डी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखिए बच्चों, अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो यहां से बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ तो यहां से हो जाएगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो यहाँ से जो साइन म्यू वन है वो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से लाइट उस मीडियम में जा रही है तो ये हमारा होगा इंसिडेंट एंगल के लिए मीडियम म्यू डी। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू, और म्यू टू हमारा है म्यू आर। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू आर साइन आर। अब अगर मैं समीकरण नंबर 1 से और 2 से साइन आई और साइन आर की अगर वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा म्यू डी और साइन आई यहाँ से हो जाएगा पी अपॉन डी स्मॉल ए इज इक्वल टू म्यू आर, एंड साइन आर इज इक्वल टू पी अपॉन डी ए टी। तो बच्चा बारह यहाँ से P से P हो जाएगा कैंसिल, म्यू डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन डी ए डी। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हमें मिलेगा म्यू डी इंटू डी ए डी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू डी ए। तो यहाँ से डी ए डी, म्यू ए डी क्या है यहाँ से देखिए म्यू डी ए डी है वो एपरेंट डेप्थ है। तो यहाँ से मिल जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चा पार्टी यही हमारा था फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करना है। आज के बाद में कभी भी अगर आपको एफरेंट डिप्थ निकालनी है तो उस सिचुएशन के अंदर देखना, बड़ा सिंपल है फॉर्मूला याद करना। एफरेंट डिप्थ अगर निकालनी है तो उस सिचुएशन में म्यू आर यानी कि जिस मीडियम से ऑब्जेक्ट
जिस मीडियम से पर्सन उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जहाँ से देखा जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रहेगा इनटू उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस, ये आपको ऑलवेज गिवन रहेगी, इनटू उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस और अपॉन में आ जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में पड़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इसके अंदर एक स्पेशल केस ले लेता हूँ, स्पेशल पॉइंट ले लेता हूँ। इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1, मान लो ये मीडियम क्या है, एयर है, तो इस सिचुएशन में म्यू आर 1 हो जाएगा। तो उस केस के अंदर जो एपरेंट डेप्थ है ए डी, वो हो जाएगी डी ए अपॉन म्यू डी। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा कि एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो इस तरीके से बच्चों ने वो एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। आई होप की समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था। एक बार इस ट्राइंगल को लेना है, एक छोटे वाले ट्राइंगल को लेना है, दोनों ट्राइंगल के अंदर है वो 10 एंगल को डिफाइन करना है और 10 एंगल को हम एंगल स्मॉल के केस के अंदर है वो साइन एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में स्नेल्स लॉ यूज़ करना है और ऊपर वाले दो इक्वेशन से दोनों के साइन आई और साइन आर के मान पुट करना है और फाइनली हमारे को फॉर्मूला मिल जाता है एपरेंट डेप्थ का। इसको नोट करिए। उसके बाद में बच्चों निकालते हैं अपन डी एन एस, नॉर्मल शिफ्टिंग निकालते हैं कि इस ऑब्जेक्ट जहाँ पर एक्चुअल में पड़ा है उससे वो कितना ऊपर नजर आएगा, उसके लास्ट सरफेस से कितना ऊपर नजर आएगा, वो डिस्टेंस निकालते हैं। तो नोट किया दिया होगा, यहाँ देखिए तो बच्चों यहाँ से जो एपरेंट डेप्थ है वो निकली है डी ए डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू डी ए, यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से ऑब्जेक्ट देख रहा है, पर्सन देख रहा है, अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट है इनटू उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस। अब हमें निकालना है नॉर्मल शिफ्ट डी एन एस। अब बच्चा देखिए ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है, इस एक्चुअल डिस्टेंस के अंदर से जो एपरेंट डेप्थ है उसको अगर लेस कर दिया जाए तो हमारे पास मिल जाएगी नॉर्मल शिफ्ट। सो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू डी ए एक्चुअल डिस्टेंस माइनस डी एपरेंट डेप्थ। सो फाइनली डी एक्चुअल माइनस डी एडी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू डी एक्चुअल। सो यहाँ से डी एक्चुअल अगर मैं कोष्टक के बाहर लूँ तो 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी, ये आ गया डी एन एस, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट। बच्चा पार्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, आपको ये डेरिवेशन याद करना है। कई बार JEE और नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बना है और जस्ट अगले जो लेक्चर के अंदर हम जैसे ही रिफ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वहाँ पर भी इस बेस पे हम 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चिड़िया और मछली का बड़ा अच्छा खासा कंसेप्ट है, उस पर एक क्वेश्चन बनता है, उसको सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें थी, एक थी क्या एपरेंट डेप्थ और दूसरी थी नॉर्मल शिफ्ट। बड़ा सिंपल था। एक बार वापस आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आप एपरेंट डेप्थ निकालना चाहते हो तो उस केस के अंदर बड़ा सिंपल फार्मूला है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से पर्सन उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और बट्टे में हो जाएगा क्या, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है इनटू उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस। और अगर आप नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहते हो तो एक्चुअल जो डिस्टेंस
डिस्टेंस है उसके अंदर से वो एपरेंट डिप्थ को लेस कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास में नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला मिलता है वो एक्चुअल डिस्टेंस कोष्टक 1 माइनस म्यू रेरर मीडियम का, यानी रेरर मीडियम बोलो या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से पर्सन देख रहा है अपॉन में ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चा पार्टी समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारी हेडिंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। बच्चों हमारा जो लास्ट हेडिंग है अब लेटरल शिफ्ट। स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्लास स्लैब से लाइट का जब अपन रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। यहाँ देखिए इसको हम डेराइव करते हैं। ये एक ग्लास की स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू जी। यहाँ पे ये नॉर्मल एक लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट रे, ये एंगल है वो इंसिडेंट एंगल आई। अब ये बच्चों ये जो रे है वो यहाँ जानी चाहिए थी, ये जो मीडियम है ये रेरर मीडियम म्यू आर और ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है। सो जो रे है वो क्या हो जाएगी, इस नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। अगेन ये जो रे है वो इसके इस सरफेस पे अगेन डेंसर टू रेरर मीडियम में, अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस रे के लिए यहाँ बन जाएगा ये नॉर्मल। अब अगेन इस रे के डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने की वजह से ये जो रे है जहाँ जानी चाहिए थी वहाँ नहीं जाएगी, बट इस नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाएगी इस तरीके से। ये जो रे है इस रे को बोला जाएगा इमर्जेंट रे, और इसी को बोला जाएगा इंसिडेंट रे। अब यहां से ये जो एंगल है आई, ये एंगल बन जाएगा आर। अगेन ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल, और उनके बीच में जो जेड ये आकृति बनी है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगी, और ये जो एंगल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अगेन आर। ये जो रे है वो एंगल बनेगा वो बन जाएगी, इसको मैंने लिया ई, इमरजेंस एंगल। अब बच्चा पार्टी इन दोनों के बीच की ये जो यहाँ से मैंने नॉर्मल डाला इस पर, यहाँ इन दोनों के इस इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। स्मॉल डी इस पर नॉर्मल है। अब बच्चों पार्टी आगे, और ये अगर आर है ये आई है तो ये वाला जो एंगल है वो बन जाएगा, टोटल आई है उसमें से आर, तो आई माइनस आर।
ये एंगल बन जाएगा I माइनस आर। इस पॉइंट का नाम मैं P देता हूँ, इसको Q देता हूँ और इसको R देता हूँ, और इसको मैं अगर पीछे बढ़ा दूँ और इस ग्लास स्लेब की जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको मान लिया T। अब यहां से देखिए, और इस पॉइंट को दे देता हूं R। अब बच्चे देखिए, सिंपल से डेफिनेशन की बात करें कि लैटरल शिफ्ट क्या होता है, तो ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन के केस में, ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को बोला जाता है लैटरल शिफ्ट। और बच्चों पार्टी पहले ही बोल चुका हूं कि ये हमारे बोर्ड के माइनर एक्सपेरिमेंट के अंदर कोर्स में है, 5 नंबर का माइनर एक्सपेरिमेंट होता है उसमें यह है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ पे इसके लैटरल शिफ्ट का जो डेरिवेशन है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला हमें डेराइव करना है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन की बात होगी कि ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन के केस के अंदर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोला जाता है लैटरल शिफ्ट। अब इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल का देखो PRQ, ये जो ट्राइंगल है PRQ में साइन थीटा अगर मैं यूज करूं तो यहां से हो जाएगा साइन I माइनस आर इज इक्वल टू, सामने वाला नॉर्मल हो जाएगा तो हो जाएगा RQ अपॉन में ये बन जाएगा PQ। और बच्चा पार्टी जो RQ है वही हमारा क्या है लैटरल शिफ्ट स्मॉल d अपॉन में हो जाएगा PQ। तो यहाँ से मिल गया साइन I माइनस आर इज इक्वल टू D अपॉन PQ। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो PQ इज इक्वल टू मिल जाएगा D अपॉन में साइन I माइनस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूं PQR, तो यहां से देखिए ट्राइंगल PQR में cos R यूज करूं तो cos R इज इक्वल टू RQ अपॉन में हो जाएगा PQ, सॉरी cos R में यूज करूंगा तो ये बन जाएगा सामान्य वाला तो नॉर्मल बन जाएगा। सो वो आधार बटाकरण होता है तो आधार बन जाएगा PR, तो यहाँ से PR और अपॉन में हो जाएगा PQ। अगेन यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो PQ इज इक्वल टू PR अपॉन में cos R, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ से ये भी PQ के बराबर और ये भी PQ के बराबर, तो यहाँ से मिल गया D अपॉन साइन I माइनस आर इज इक्वल टू PR। और PR बच्चा पार्ट यहाँ से क्या दिया हुआ है स्मॉल t, स्लेब की मोटाई, तो वो हो गया स्मॉल t और अपॉन में क्या दिया हुआ है cos R, तो ये हो गया cos R। अब यहाँ से बच्चों हमें निकालना है लैटरल शिफ्ट, तो यहाँ से हो जाएगा D इज इक्वल टू T साइन I माइनस आर अपॉन cos R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चा पार्टी। लैटरल शिफ्ट का प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा और कंपटीशन एग्जाम में भी लैटरल शिफ्ट पर क्वेश्चन बनता है।
तो किसी भी तरीके से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरल शिफ्ट बिल्कुल सिंपल है, दो सरफेस बन जाती हैं, पहला है वो रेरर टू डेंसर और अगेन डेंसर टू रेरर, इसलिए यहाँ पे जो इंसिडेंट और इमरजेंट जो रे होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, पर उन दोनों के बीच में क्या होती है, लैटरल शिफ्टिंग होती है, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है हमें। तो एक बार बढ़े इस ट्रायंगल के अंदर, एक बार इस ट्रायंगल के अंदर। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपने साइन एंगल यूज किया और यहाँ पे कोस एंगल क्यों यूज किया। बच्चा पार्टी मेरे पास में ये डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता नहीं है, सो इस पहले वाले के अंदर में साइन एंगल यूज करके ये स्मॉल डी अपॉन पी क्यू लिख दूंगा और इस ट्राइंगल के अंदर कोस आर यूज, साइन आर इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि साइन आर यूज करता तो उस केस के अंदर आर क्यू आ जाता और आर क्यू डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो सो हमने कोस आर यूज किया और कोस आर यूज करने पर क्या हो गया, ये नॉर्मल बन गया और ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ होता है स्मॉल टी और बेटे में आ जाएगा क्या, पी क्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से पी क्यू की कंपैरिजन करवाने पर हमें लैटरल शिफ्टिंग है वो मिल जाती है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। यहाँ से कंप्लीट होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कल रक्षाबंधन है, इसलिए इस रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी बच्चा पार्टी आप चैनल को अधिक से अधिकतम लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका ये एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब है वो हमें एक हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। प्लीज़ इसलिए इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम समय समय पर वापस से वीडियो है वो आपको देते रहे। और बाकी किसी बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल आइकन वाला बटन दबाइए ताकि समय समय पर आपको जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे।